हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। तो वेलकम टू द लेक्चर नंबर 2 ऑफ यूनिट्स एंड मेजरमेंट। पहले वीडियो में हमने क्या सीखा कि किसी भी फॉर्मूला या यूनिट का डायमेंशन कैसे निकालते हैं और इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन लिया। आज हम लोग सीखेंगे यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। वो जो MLT ये सब निकालते थे उसका क्या यूज़ है। ऑलराइट, सो जिन्होंने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है वो ज़रूर देख लो, क्योंकि वो बिना देखे इसमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा, टाइम पास ही होगा। ओके, ऑलराइट, सो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो फर्स्ट यूज जो है, फर्स्ट यूज वो है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी, डायमेंशनल एनालिसिस के हेल्प से एक्यूरेसी ऑफ फॉर्मूला हम लोग बता सकते हैं। फॉर्मूला कितना एक्यूरेट है, एक्यूरेट मतलब सही है, ठीक है। वो फॉर्मूला जो इक्वेशन के फॉर्म में हो, वो फॉर्मूला जो इक्वेशन के फॉर्म में हो उसकी एक्यूरेसी चेक करते हैं हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से। तो इस यूज को बताने के लिए एक प्रिंसिपल आता है जिसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब अगर इसका हिंदी का मतलब अगर हम पहले समझे, प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत, आपको पता है प्रिंसिपल मतलब रूल्स, सिद्धांत, ऑफ का होमोजेनिटी। तो होमो इज यूज्ड फॉर व्हाट? सेम। होमो इज यूज्ड फॉर सेम एंड जेनिटी मतलब जेनेटिक। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है क्या कि सेम जेनेटिक। सेम जेनेटिक के लिए ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आता है। अब व्हाट सेम जेनेटिक, ये क्या सेम जेनेटिक होता है? तो अगर इसका हम पहले डेफिनेशन देखें प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का, ये बोलता है कि इन एन इक्वेशन स्लैश फॉर्मूला डायमेंशनल फॉर्म of that equation is same for all the terms। मतलब एक इक्वेशन, जैसे इक्वेशन कैसा होता है, तो मोशन का इक्वेशन देखो, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि एक इक्वेशन में जितने भी टर्म्स होते हैं, एक इक्वेशन में यानी एक फॉर्मूले में, ठीक है, फॉर्मुलेटिक इक्वेशन है ना ये, तो उसमें जितने भी टर्म्स होते हैं, अब कितने टर्म्स है इसमें? 1 2 3। इन तीनों टर्म्स का डायमेंशनल फॉर्म जो होना चाहिए, डायमेंशनल फॉर्मूला जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। ओनली देन अ फॉर्मूला इज करेक्ट। ओनली देन अ फॉर्मूला इज करेक्ट। एक फॉर्मूला तभी करेक्ट होगा जब उस इक्वेशन में या उस फॉर्मूला में लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड जितने भी टर्म्स हैं सबका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होना चाहिए। तो इसीलिए सेम जेनेटिक का मतलब समझ रहे हो कि सेम जेनेटिक मतलब क्या, कि एक ही बाप के दो बेटे, यानी वो सेम जेनेटिक होते हैं। तो उसी तरीके से एक डायमेंशनल फॉर्मूला है, उसी डायमेंशनल फॉर्मूला का ये तीनों बच्चा होना चाहिए, यानी ये तीनों टर्म उसी से डिराइव होना चाहिए, ठीक है। अब इसको चेक कैसे करेंगे? तो जैसे यही एक इक्वेशन है, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो s का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? s इज फॉर डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? सिर्फ l। डिस्प्लेसमेंट को हम लोग मीटर में ही मेजर करते हैं ना, तो सिर्फ l, तो यानी L1 और बाकी 0, T0 और M0। अब अगर ये फॉर्मूला करेक्ट है तो ये और ये, इनका भी डायमेंशन इतना ही होना चाहिए, ठीक। तो चेक करेंगे इस टर्म का, देखो u इज व्हाट? u इज मीटर पर सेकेंड, स्पीड होता है इनिशियल स्पीड। तो मीटर पर सेकेंड का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या? l बाय t, मीटर पर सेकेंड, मीटर बाय सेकेंड, l बाय t डॉट t। t इज फॉर टाइम, तो टाइम एक फंडामेंटल क्वांटिटी है तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला t ही होगा। तो lt बाय t, तो t और t चल वैसे बलिदान हो गई इनके, तो बचा क्या? सिर्फ l। तो यानी इस टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? सिर्फ l। तो ठीक है भाई, इधर भी l था, इधर भी l था, यहां तक बहुत अच्छा जा रहा है। अब इस टर्म पे आओ, तो हाफ का तो कोई डायमेंशनल फॉर्मूला होगा नहीं, इट इज अ कांस्टेंट। तो हाफ का यूनिटलेस कांस्टेंट, डायमेंशनलेस कांस्टेंट, तो हाफ का कोई भी फॉर्मूला नहीं होगा। a एक्सेलरेशन इज व्हाट? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी मीटर के लिए l और बाय सेकेंड स्क्वायर के लिए t2। तो
L/T2, और यहाँ टाइम का स्क्वायर है तो टाइम का स्क्वायर के लिए फिर से T2, तो T2 और T2 चले गए तो बचा क्या L। यानी इस टर्म में हम देख रहे हैं तीनों का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है L L L। इसमें देख रहे हो M0 T0, यहाँ भी M0 T0, यहाँ भी M0 T0। तो दैट मीन्स ये फॉर्मूला करेक्ट है। तो होता क्या है, मान लो अभी आप नए बच्चे हो, नए 11th में आए हो, आपसे किसी ने कोई फॉर्मूला पूछ दिया कि दिस इक्वल्स टू दिस, वर्क इक्वल्स टू mgr या कुछ भी, ठीक है, थोड़ा लंबा चौड़ा इक्वेशन पूछ दिया और क्या पूछ दिया कि ये बताओ सही है या नहीं। तो उस केस में आपको अगर नहीं याद है तो आप क्या कर सकते हो, डायमेंशनल फॉर्मूला का यूज कर सकते हो। जैसे पावर वगैरह के बहुत सारे इक्वेशन होते हैं, बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं, लेकिन अब आपने उतना पढ़ा नहीं है तो आपको पता नहीं होगा। लेकिन बेसिक चीज क्या पता है आपको, पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला पता होगा। मान लो पावर इक्वल्स टू, आपको किसी ने कह दिया कि पावर का फॉर्मूला एक जगह जाके होता है क्या, mv² बाय डेंसिटी, mv² बाय डेंसिटी, दिस इज फॉर डेंसिटी, ओके, दिस इज फॉर डेंसिटी, ये फॉर्मूला होता है। अब आपको तो पता नहीं है कि ये फॉर्मूला होता है या नहीं होता है, तो क्या करोगे, कैसे चेक करोगे, तो डायमेंशनल एनालिसिस। अब पावर का डायमेंशनल एनालिसिस आपको पता है कितना होता है, तो पावर इज व्हाट, वर्क अपॉन टाइम। कल ही बताया था ना लास्ट क्लास में, वर्क अपॉन टाइम। वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, mL2T-2, यही होता है ना, हाँ, और बाय T, तो डेट इज mL2T-3, ये होता है पावर का डायमेंशनल एनालिसिस। अब अगर इस फॉर्मूले का भी डायमेंशनल फॉर्म इतना आ जाए तो ये फॉर्मूला सही होगा, तो निकाल के देख लो। तो m के लिए सिम कैपिटल M, m1, वेलोसिटी के लिए LT-1, तो LT-1 और उसका स्क्वायर दे रखा है तो 2 बाय डेंसिटी का क्या होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। तो मास बाय वॉल्यूम, तो मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम हमेशा क्यूब में, और एरिया इनटू वो तो मीटर क्यूब, तो लेंथ का क्यूब होगा वॉल्यूम L3। किसी चीज का क्यूब किस में आता है, मीटर क्यूब में ही ना, तो L3 मीटर मतलब L, लेंथ, मीटर इज फॉर लेंथ, तो L3 ये हो गया। तो फॉर्मूला बैठाओ ना, ये m और ये m पहले ही कट जाएंगे क्योंकि नीचे था। अब बचा क्या, ये ऊपर जाएगा तो L1 + 3, सॉरी L1 - 3, ये 3, अच्छा सॉरी ये L3 डायरेक्ट ऊपर चला जाएगा ना, तो L + 3, समझ रहे हो ना, ये बाय का बाय ऊपर जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, तो मल्टीप्लीकेशन में L पे पावर 1 + 3 और T टू द पावर -2 तो था ही। अच्छा यहाँ भी ये 2 होगा ना, तो 2 L2 + 3 यानी L5T-2, ये बिल्कुल ही अलग है, बिल्कुल ही अलग है। डेट मीन्स ये फॉर्मूला गलत है। आप कहोगे कि ये फॉर्मूला जो आप बता रहे हो ये गलत है, तो ये यूज है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का, एक्यूरेसी चेक करता है, ठीक है। अच्छा एक और बात ध्यान में डाल लो कि बहुत सारे इक्वेशंस, मेनी इक्वेशंस आर डायमेंशनली करेक्ट, मेनी इक्वेशंस या फॉर्मूलाज आर डायमेंशनली करेक्ट बट क्वांटिटेटिवली इनकरेक्ट। बहुत सारे इक्वेशन का आपको डायमेंशनल फॉर्मूला सेम आएगा, ठीक है। एग्जांपल वर्क एंड टॉर्क, इन दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है बाबू, सेम है। वर्क और टॉर्क दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है, लेकिन ये दोनों क्वांटिटी सेम नहीं है। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जितने बहुत कुछ इक्वेशंस आपको ऐसे आ सकते हैं जो डायमेंशनली करेक्ट होंगे, लेकिन फॉर्मूलेटिक टाइप से वो गलत होंगे, ठीक है। अब तो आप पे डिपेंड करता है ना, आपको पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला पता है, आप किसी तरीके से यहाँ डेकोरेट कर दोगे तो वो फॉर्मूला तो नहीं बन जाएगा, तो वही चीज होती है। लेकिन हाँ दूसरा पॉइंट क्या, कि जो करेक्ट फॉर्मूला होगा वो हमेशा डायमेंशनली करेक्ट होगा। अगर वो डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो वो फॉर्मूला कभी भी करेक्ट नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखना। तो यही था अपना प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, और सबसे इंपॉर्टेंट था ये क्या बोलता था कि एक इक्वेशन में या फॉर्मुलेटिक इक्वेशन में डायमेंशनल फॉर्म जो होगा उस इक्वेशन के हर टर्म्स का डायमेंशनल फॉर्म सेम होगा, तभी वो फॉर्मूला सही होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो आपको वर्क इक्वल्स टू, एक रूल होता है चेंज इन एनर्जी, तो वर्क इक्वल्स टू चेंज इन एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो क्या, ½
एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, यही होगा ना। अब ये सही है या नहीं वो निकाल के देख लेंगे। तो वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, सही है या नहीं, तो सारे टर्म्स का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम आ जाए। वर्क इज ml2t माइनस 2, इसका निकालो m, और v स्क्वायर मतलब क्या, lt माइनस 1 का स्क्वायर, तो यहाँ से स्क्वायर हो जाएगा ml2t माइनस 2, तो सही है। वही इसका भी होगा, तो डेट मीन्स ये सही होगा। समझ गए। तो यही यूज होता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का। अब इसी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को हम समझते हुए, यूज करते हुए दो और यूजेस आए। ठीक है, तो ये पहले मैं हटाता हूँ यूनिट्स। यूनिट्स के कन्वर्जन में कौन से यूनिट्स, तो एसआई से सीजीएस या फिर एमकेएस। तो एमकेएस तो आपको पढ़ना नहीं होता है, तो ही यूजली जनरली यूज होता है एसआई और सीजीएस। तो अगर किसी क्वांटिटी को आपको एसआई से सीजीएस में चेंज करना है या सीजीएस से एसआई में चेंज करना है, तो वो आप डायमेंशनल फॉर्मूला की हेल्प से बहुत आसानी से यूज निकाल सकते हो। ठीक है, एसआई में क्या होता है बाबू, तो एसआई में मीटर और केजी और सेकंड, मीटर केजी सेकंड। वही सीजीएस में ये बदल जाता है किसमें, तो सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड। सेंटीमीटर मीटर केजी सेकेंड, इसको हमें बदलना होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड में, तो वो सीजीएस में बदल जाता है। अब इंटरचेंज करके आपको मैं दिखाता हूं। जैसे मान लो फोर्स का अगर करें, जिसका फोर्स का एग्जांपल लेते हैं, फोर्स, फोर्स। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स एसआई के फॉर्म में न्यूटन में होता है और सीजीएस में डाइन में होता है। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करोगे ऐसे केस में, जिस भी क्वांटिटी का निकालना उसका पहले डायमेंशनल फॉर्मूला लो। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, एम एल टी माइनस 2, एम एल टी माइनस 2, मतलब मास का 1 पावर, लेंथ का 1 पावर, टाइम का -2 पावर। ठीक, तो फोर्स में अगर मैं आपसे पूछूं मीटर कितने होंगे, तो 1 मीटर होगा। मीटर कितना होगा, 1, सॉरी हाँ, मास इज फॉर केजी ना, तो केजी कितना होगा, 1 केजी, तो 1 केजी और इंटू मीटर, लेंथ का कितना क्वांटिटी है, 1 क्वांटिटी है, तो मीटर का कितना क्वांटिटी होगा, 1 क्वांटिटी, यानी 1 मीटर, और सेकेंड, सेकेंड का -2, सेकेंड का -2, यही होगा ना। समझ में आ रहा है, केजी 1, मीटर 1, सेकेंड -2। अब इसको हमें बदलना है सेंटीमीटर में। हाँ अच्छा, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम लोग क्या बोल देते हैं, न्यूटन। केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसी का नाम होता है क्या, न्यूटन। तो इसको हम लोग 1 न्यूटन बोल देते हैं, 1 न्यूटन। अब इसको हमें बदलना है सेंटीमीटर में। तो देखो सबसे पहले केजी है, केजी को किस में बदलना पड़ेगा, ग्राम में। तो केजी, 1 केजी में कितना ग्राम, 1000 ग्राम, तो 1000 ग्राम, यानी 1000 को हम लोग 10⁻³ लिख सकते हैं, तो 10⁻³ ग्राम। अब मीटर को बदलना होगा सेंटीमीटर में, तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, तो 10⁻² सेंटीमीटर। और सेकेंड, अच्छा इधर भी सेकेंड उधर भी सेकेंड, तो सेकेंड सेकेंड ही रहेगा, तो सेकेंड का पावर -2। तो अब यहां पे यूनिट क्या मिल गया हमें, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको हम लोग बोलते हैं डायन। क्या बोलते हैं, डायन। तो 1 न्यूटन को हमने अगर डायन में बदला तो कितना आ गया, 10⁻³ इंटू 10⁻², तो दिस विल बिकम व्हाट, 10⁵, 10⁵। सो 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10⁵ डायन। ठीक है, 1 न्यूटन इज एसआई यूनिट, 10⁵ डायन इज सीजीएस यूनिट। तो यही कन्वर्जन है, यही कन्वर्जन है। अब मैं आपको एक दूसरा लेके दिखाता हूं जिसमें हम लोग सीजीएस से एसआई में करते हैं। ठीक है, सीजीएस से एसआई में, सीजीएस टू एसआई किसका लोगे, तो चलो वर्क का लेते हैं। वर्क, वर्क का सीजीएस में क्या यूनिट होता है, अर्ग,
और SI में जूल। तो अर्ग से हमें जूल में जाना हो तो कैसे करेंगे? तो देखो वर्क का सबसे पहले क्या करेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे। तो वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, mL2T-2, मतलब मास 1 लेंथ 2 टाइम -2। तो यहाँ पे सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर पे पावर 1, ग्राम पे पावर, सॉरी सेंटीमीटर पे पावर 2 होगा ना, सेंटीमीटर इज फॉर लेंथ, लेंथ का यहाँ 2 है, तो सेंटीमीटर टू द पावर 2, ग्राम यानी मास का पावर 1 है तो ग्राम का भी पावर 1 होगा, ग्राम का पावर 1 और सेकेंड का पावर -2। ये CGS हो गया, ठीक। इसको हमें अब बदलना है SI में। अब देखो ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, अर्ग। सो यहाँ पे हम लोगों ने 1 अर्ग लिया है, यहाँ 1 ही है ना और कुछ है नहीं, 1 अर्ग। इसको अब हमें SI में बदलना है। तो सबसे पहले सेंटीमीटर को हमें किस में बदलना होगा, सेंटीमीटर को मीटर में बदलना होगा। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर, 10⁻²। नहीं समझ में आया, देखो 100 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 मीटर। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू कितना मीटर, तो 1/100 मीटर। इसको हम लोग 10⁻² भी लिख सकते हैं ना, नीचे 10⁻², ऊपर चला जाएगा तो 10⁻²। समझ में आ रहा है? देखो इसको 1/10⁻² मीटर लिख दिए, अब यही ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10⁻² मीटर। समझ गए? तो ये सेंटीमीटर को अगर मीटर में बदलो तो 10⁻² होता है। अच्छा उसका स्क्वायर भी करने कह रहा है, तो लो उसका स्क्वायर कर दिया, डॉट ग्राम। उसी तरीके से जैसे देखो 1 kg में 10⁻³ ग्राम, तो 1 ग्राम में कितना kg, तो 10⁻³ kg। तो इसको पहले क्या लिख देंगे हम लोग, ये सेंटीमीटर को मीटर में बदला था ना, तो मीटर स्क्वायर लिख दो। अब ग्राम को उसमें बदलेंगे तो 10⁻³ और सेकेंड स्क्वायर, तो सेकेंड इधर भी होगा उधर भी होगा, तो सेकेंड का सेकेंड स्क्वायर ही रखने दो। तो यहां से क्या आ गया, यूनिट क्या आ गया हमारे पास, मीटर स्क्वायर kg पर सेकेंड स्क्वायर। ये होता है SI फॉर्म, जिसका यूनिट होता है जूल। यूनिट क्या होता है, जूल। तो कितना जूल, तो 1 अर्ग को हमने चेंज किया तो जूल बना कितना, तो ये 10⁻² इंटू 2 10⁻⁴ और ये -3 तो 10⁻⁷ जूल। समझ में आ रहा है? दैट इज 1 अर्ग इक्वल्स टू 10⁻⁷ जूल। CGS से SI गए, यही अगर जूल में बात करते तो 1 जूल विल इक्वल्स टू 10⁻⁷ अर्ग। समझ गए बात को? तो इस तरीके से क्या करते हैं हम लोग, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स करते हैं। SI को CGS में बदलना, CGS को SI में बदलना। तो देखो कितनी आसानी से डायमेंशनल फॉर्म में हो गया। ठीक, अब इसका आप प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस 2-5 क्वेश्चन कर लोगे, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं तीसरे यूज पे। डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से फॉर्मूला भी डिराइव कर सकते हो, फॉर्मूला भी ला सकते हो। ठीक है, अब अगर आपको, अच्छा इससे जुड़ा ऐसा एक क्वेश्चन भी आपको बहुत मिलेगा, जो अभी ये थर्ड फॉर्म समझ रहे हैं, इससे क्वेश्चन भी मिलेगा। अगर आपको कुछ दिया रहे कि एक फॉर्मूला, फोर्स का फॉर्मूला निकालना है जो इन क्वांटिटीज पे डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड करता है, एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है, ये दे रखा है, सिर्फ इतना ही दे रखा होता है ना। अब कुछ फॉर्मूला कैसे है जिसमें स्क्वायर के फॉर्म में आ जाता है, KQ²/R², F=KQ² R², ये आता है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, कूलम्ब्स लॉ में। तो अगर सिर्फ मान लो इसी को हम आपको इस तरीके से कहते हैं कि एक फोर्स जो है वो सिर्फ चार्ज पे डिपेंड कर रहा है और रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, अब बताओ फॉर्मूला कितना होगा। तो सिर्फ आपको हमने क्वांटिटी दिया है, ये नहीं बताया कि उसका कितना पावर। जैसे यहाँ KQ² में आ रहा था फॉर्मूला, ये हम डिराइव करेंगे, हमें दिया कितना है कि सिर्फ चार्ज पे डिपेंड कर रहा है। तो वो कैसे करेंगे, चलो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि लेट सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स से आप लोग मिले होंगे 9th क्लास में, क्या होता है फॉर्मूला, mv²/r। तो आपको इस तरीके से दे दिया कि एक सेंट्रीपिटल फोर्स जो है, सेंट्रीपिटल फोर्स वो मास, वेलोसिटी और रेडियस इस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स।
क्या दे रखा है कि एक सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि हम F से लिखेंगे वो मास, वेलोसिटी और रेडियस पे डिपेंड करता है। तो अब आप सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला बताओ क्या होगा। बस दिया हमको कितना था कि इस तीनों पे डिपेंड कर रहा है, अब ये फॉर्मूला निकाल के बताना है। तो कैसे निकालेंगे, तो देखो सेंट्रीपिटल फोर्स इज F इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन, ये किसका साइन होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। ये किस पे डिपेंडेंट है, मास पे। अब मास के कितने पावर पे डिपेंड है वो हमें नहीं पता, तो हम मान लेंगे कि मास के a पावर पे डिपेंड करता है। दूसरा वेलोसिटी के, तो वेलोसिटी के b पावर पे डिपेंड करता है। और तीसरा रेडियस, तो रेडियस के c पावर पे डिपेंड करता है। ठीक है, हमें नहीं पता था ना कि क्या होगा, तो हमने बस इस तरीके से लिख लिया कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m का पावर a, b का पावर b, r का पावर c। क्लियर। अब तो यहां से प्रोपोर्शनलिटी आप हटाओगे तो कांस्टेंट आएगा, तो k लिख दो, तो k m a v b r c, ये बन जाएगा। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं। अब सीधा यहां डायमेंशन फॉर्मूला निकालेंगे। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या था हमारे पास, m l t माइनस 2 था ना, फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू m l t माइनस 2, दिस विल इक्वल्स टू, अब k देखो k का अभी ये प्रोपोर्शनलिटी हटा के कांस्टेंट आए, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। ठीक, m इज व्हाट, मास। तो मास का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल M, तो m का डायमेंशन m लिख सकते हैं, तो m टू द पावर a। वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता था, l t माइनस 1 l बाई टी मीटर पर सेकेंड, तो l t माइनस 1 इस पे पावर कितना b। और तीसरा है रेडियस आप किस चीज में मेजर करते हो, मीटर में। रेडियस हमेशा क्या होता है, 2 मीटर 3 सेंटीमीटर ऐसे करके, तो मीटर यानी लेंथ, तो रेडियस का सीधा क्या हो जाएगा, लेंथ, तो l टू द पावर c, ऐसा कर दिया। अब समझिएगा इसको, और अगर तोड़ें तो ये क्या बन गया, m टू द पावर a, l b और l c, तो ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, l टू द पावर b प्लस c और t टू द पावर माइनस b। कोई दिक्कत है यहाँ तक, m टू द पावर a, l पे पावर ये मल्टीप्लाई b से हो जाएगा ना, 1 इंटू बी बी प्लस c। आ रही है बात समझ में। अब इसको बस हमें कंपेयर कर देना है, इसको हमें कंपेयर कर देना है। तो देखो ma और मास पे इधर कितना है, यहाँ लिख दो कंपेयरिंग LHS एंड RHS। तो मास का पावर 1, तो a का पावर कितना हो जाएगा 1, m पे इधर a था, इधर m पे 1 था, तो a का वैल्यू कितना होगा 1। l इक्वल्स टू 1 था, 1 इक्वल्स टू b प्लस c हो गया, b प्लस c हो गया। और तीसरा t पे पावर कितना था -2, और इधर t पे पावर कितना था, t पे पावर -b, तो -b। आ रही है बात समझ में, हाँ, t टू द पावर -b। तो यहां से क्या हो गया, ये कट गया, तो b इक्वल्स टू क्या बन गया अपना 2, और यहाँ पे अब b का वैल्यू रखो तो c, तो c कितना हो जाएगा 1 माइनस 2 यानी -1, और a का वैल्यू कितना आ गया 1। तो बस a1 आ गया, b2 आ गया, c -1 आ गया। इसको अब यहाँ पे पुट कर दो, इसको यहाँ पे पुट कर दो, तो क्या आएगा, तो f इक्वल्स टू k ma, तो m पे a का पावर 1, तो सिर्फ m ही रह जाएगा ना, m ही रह गया। उसके बाद vb, तो v और b का पावर कितना, b का पावर 2, तो v का पावर 2 यानी v², और rc, r और c का पावर कितना -1, तो -1। तो यहाँ से क्या हो गया, f इक्वल्स टू k m v², और r टू द पावर -1 है, तो -1 यानी क्या, वो नीचे चला जाएगा, तो r यहाँ पे अब k का वैल्यू 1 हो जाएगा, कांस्टेंट का वैल्यू फोर्स के केस में 1 ले रहे हैं, तो f इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला हो गया, mv²/r। यही तो फॉर्मूला होता है ना सेंट्रीपिटल फोर्स का, F इक्वल्स टू mv²/r। समझ में आया। तो डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला देखो कितने आसानी से फॉर्मूला डिराइव कर लिया। हमें बस बताया क्या था कि ये डिपेंड करता है इस पर, फॉर्मूला हमने निकाल लिया। समझ गए। तो यही 3 यूज है डायमेंशनल फॉर्मूलाज का। डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से आप ये 3 काम कर सकते हो। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी समझना सबसे इंपॉर्टेंट था। अब आप खुद से इन तीनों से रिलेटेड मतलब डायमेंशनल एनालिसिस के जितने भी क्वेश्चन मिलते हैं सब आप कर सकते हो। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर और एरर एनालिसिस। उससे पहले मैं ट्राई करूंगा नेक्स्ट वीडियो में इसके अच्छे क्वेश्चंस कुछ आपको एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करवा दूं, एंड देन वी विल मूव टू सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड एरर इन मेजरमेंट। ऑलराइट, सो टिल देन पढ़ाई करते रहिए और इसके जितने भी क्वेश्चन मिले आज के आज कर डालिए तो वो याद रहेगा। ओके, ऑलराइट, तो तब तक के लिए
सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर आप पहली बार आए हो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।